बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अबान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज बड़ा खास दिन बड़ा खास दिन है और यहीं पे मैं आपको इंटरप्ट करके कहूंगा शहरबानो, आज आपका दिन है, आप ही बोलें। वाह वाह वाह, आज वुमेन्स डे है तो आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। तो आप सबको चाहिए कि आज खवातीन को, जो आपके घरों में खवातीन है, उनको कोई छोटा सा तोहफा ला कर दें, उनको फूल दें, कुछ भी दें, लेकिन ज़रूर दें। उनको स्पेशल बताएं कि खवातीन कितनी स्पेशल है। तमाम मर्द हजरात से मैं ये गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से कि आज अपनी कलीग्स, आपके घर में जो खवातीन हैं, उनकी आपने तो कुछ नहीं दिया। देखिए, इससे बड़ी क्या बात है कि मैं गुजारिश करूंगा लेकिन लोगों के कुछ नहीं दूंगा। जो खवातीन की काबिशें हैं, जो इनकी मेहनतें हैं, उन्हें सराह रहा हूं, उन्हें एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो आप सब भी खराज तहसीन पेश करें अपने घर की खवातीन को। और जरूरी नहीं कि जो खवातीन घर से बाहर निकल के काम करती हैं वही मेहनत करती हैं, बल्कि जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर में हमारी माएं किरदार अदा कर रही हैं, वो भी उतना ही मुश्किल और उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर। और जो खातून मेरे साथ बैठी हैं, उन्हें तो स्पेशल हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा भी ये पैगाम है आप सबसे कि आज अपनी खवातीन को स्पेशल बनाए। स्टूडियोज़ के अंदर जो पूरा एक अमला मौजूद है और जो पीसीआर में अमला मौजूद है और जो टीवी पर हमें लोग देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आज वुमेन्स डे है। अपनी माँ, अपनी बहन, बेटी, अपनी दोस्त, जो भी आपके साथ खवातीन मौजूद हैं, उनको आज इतनी रिस्पेक्ट दें, कोई तोहफा दें कि पता चले कि आज वुमेन्स डे है। आप मेरा पैगाम क्यों कॉपी पेस्ट कर रही? मैंने स्टार्ट किया था, आपने मुझसे ऐसे छीन कर खुद नंबर बना लिए। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीख क्या है और इसे कब से आलमी तौर पर मनाया जाता है? तो जी, तफसीली रिपोर्ट आपने जानी कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख क्या है। तो प्रोग्राम को इसी हवाले से आगे बढ़ाते हुए आपको ये भी बताते हैं कि इस दिन के हवाले से जहां एक तरफ खवातीन को दरपेश मसाइल की निशानदेही की जाती है, तो दूसरी तरफ ऐसी खवातीन जो दूसरों के लिए मिसाल बनती हैं, उन्हें भी खिराज तहसीन पेश किया जाता है। तो आज हमारे ही प्रोग्राम में ऐसी खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपने नाम का लोहा मनवाया और जिन्होंने मिसाल कायम की। हमारे साथ ज़िवर्द इमरान मौजूद हैं जो कि कमर्शियल पायलट हैं और सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हैं इनके आजकल। इसके अलावा हमारे साथ वो भी हैं शहरबानो जिन्होंने कहा था सबको पता है, अरूज फातिमा को सब जानते हैं। अच्छा, आपको पता है? बिल्कुल पता है। अरूज फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ माजिदा फैमिली भी मौजूद होंगी थोड़ी देर बाद, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़िवर्द, मैं आपकी जानिब आती हूँ। बचपन से हम सबका यही शौक होता है कि हमने पायलट बनना है, लेकिन बड़े होकर वो शौक पूरा नहीं होता, किसी भी तरह से हम नहीं कर पाते। आपने इस शौक को कैसे पूरा किया? बचपन से ही था आपका ये शौक? बचपन से ही था, जब से छोटी थी तब से जहाज पसंद थे और अब्बा भी मेरे एयरफोर्स के पायलट थे। तो उन्हें देखते देखते मैंने कहा मैं बनूंगी। सारे स्कूल फ्रेंड्स को बताती थी मैं पायलट बनूंगी, पर मुझे लगता नहीं था कि मैं एक्चुअली बन जाऊंगी। बट देन इतनी सपोर्ट मिली फैमिली की। माय डैड इज अ पिलर, बट बिहाइंड द सीन्स जो किसी को नहीं दिखता वो मेरी अम्मी हैं, जिन्होंने मेरी अब्बा की बहुत सपोर्ट की, जिसकी वजह से मैं आज, यानी पीछे भी वुमेन ही है आपको बनाने के पीछे। जी, आपके अब्बा तो है ही है, लेकिन उनको मनाने वाली माँ है आपकी। जी, डरती वो बहुत है कि पायलट बन गई क्या, बैठेंगी वो मेरे साथ कभी भी नहीं, बट शी इज अ पिलर। अच्छा जी, अरूज भी हमारे साथ मौजूद है। अरूज, आपको भी गुफ्तगू में हम शामिल करते हैं, तो आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अली जफर के साथ गाना गाना? मतलब नो डाउट अली जफर इज अ स्टार, तो सिंधी फिर बलोची, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ऑफ कोर्स माशाल्लाह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने बड़े सिंगर के साथ गाने का मौका मिला। इट्स एन ऑनर फॉर मी। और हमने एक सीरीज स्टार्ट में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाने गा रहे थे। फर्स्ट जो है वो हमने बलोची में गाया और इसके बाद सिंधी में किया और इसके बाद पश्तो में किया। और उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि हम अपनी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसको कवर कर सकें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अच्छा अरूज, हमें ये पता चला कि आपके भाई ने आपको इनकरेज किया कि आप सिंगिंग करें, तो ये अली जफर तक कैसे पहुंची आप और किस तरह से ये आपको मौका मिला? और सिंगिंग के लिए आपकी फैमिली ने, बाकी फैमिली ने सपोर्ट किया? ऐसे तो ओवरऑल मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे, बट अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो मेरे भाई हैं, क्योंकि हर जगह पे शुरू से वही मुझे लेकर गए हैं हर जगह पे। मतलब वो गिटार भी प्ले करते हैं, तो उन्हीं के साथ हर जगह जाती थी। और इसके अलावा अली भाई के साथ इस तरह इंटरेक्शन हुआ कि यूनिसेफ के थ्रू मैं उनसे मिली थी, तो मैंने उनसे मिलकर गाना गाने की ख्वाहिश की। ओके, ठीक है ज़िवर्द, आप ये बताइएगा, चूंकि आज वुमेन्स डे है और इसी मुनासबत से हम बात भी कर रहे हैं,
तो वो तमाम खवातीन जो आपको देख रही हैं, जिनके लिए आप यकीनन एक इंस्पिरेशन है, अपना जर्नी बताएं, ये आसान था सफर? आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो पापड़ मैंने बहुत बेले हैं इस पायलट बनने तक के, और उससे ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने कराची में अपनी जर्नी शुरू की थी, और आपको पता है ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मेल डोमिनेटेड है। तो उस टाइम पे मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी पायलट बन चुकी है, हमने शुरू किया, और हम एक 2 लड़की पूरे एयरपोर्ट पे अकेले। और उस वक्त हमें इतना बैकलैश भी मिलता था, लोग आके कहते थे लड़की हो नहीं करो, नहीं कर पाओगे। शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इतना मतलब सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था, बट मेरे अब्बा खड़े रहे, उन्होंने कहा जो मेरा बेटा कर सकता है मेरी बेटी कर सकती है। तो मेरी जबरदस्त। फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, और अब आके मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। सो kudos माशाल्लाह। goes to his mother for raising him that way. माशाल्लाह जी, क्या ये तो बात है। बहुत अच्छी बात है ज़िबर। जबरदस्त। फिर तो अब तो खैर चलें, आपकी शादी होगी, अब तो हाँ। सवाल थोड़ा ये मैंने देर से पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन चलें फिर भी जब शादी हो रही थी तो उससे पहले फिर तो जब पायलट आप बन गई, काफी रिश्ते आए होंगे कि जी पायलट है बंदी। ऑनेस्टली मुझे किसी ने बताया नहीं, अगर आए थे, और मैंने मेरी अम्मी अब्बा को कहा था कि भैया अच्छे अच्छे बताइएगा, अगर एवी आए तो मुझे नहीं बताइएगा। और नहीं, अब जब आपकी शादी होगी तो ससुराल वाले तो बड़ा प्रेस करते होंगे, हमारी बहू तो जहाज उड़ाती नहीं, है। और आपकी कोई डिमांड थी कि भाई ये बहुत। प्रोफेशन होना चाहिए बंदे का, वो भी पायलट हो? पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा कि कुरान क्या हो, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि कोई मुझे इस तरह सोच के देखेगा। बस वो तो अल्लाह के काम होते हैं। कहीं ना कहीं से मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया और हमारी शादी हो गई। बट मेरी मदर इन लॉ, शी इज सो हैप्पी एंड शी इज सो प्राउड ऑफ मी। चलिए जी, माशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं क्या आप बात दोनों है। हमेशा इसी तरह से खुश रहे। हाँ। अरूज, आप ये बताएं कि गाना भी बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी दिन रात आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इतने बड़े सिंगर के साथ जब आप गा रहे हो तो वैसे ही प्रेशर बहुत वैसे ज्यादा भी हो जाता नर्वस है। होते हैं ऑब्वियसली, और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी बड़ा कहा जाता है, लड़कों को कहा जाता है, तो लड़कियों को कितना इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा कि ये कोई अच्छी फील्ड नहीं है जी, इसमें आपका क्या करियर होगा। तो आप बताएं, आपका सफर आसान था? सफ़र देखिए, किसी भी लड़की के लिए किसी जर्नी का स्टार्ट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी ट्रोलर्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो बैठकर आप पे कमेंट पास करने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाँ, अभी ये कुछ करे और हम इस पे कमेंट पास कर सकें। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स ऐसा तो मतलब काफ़ी चीज़ों ने टैकल किया, काफ़ी जो लोग थे उन्होंने बातें तो, अच्छा आपको पता है कि लोग बातें तो बनाते हैं, एग्जैक्टली। बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है। और बातें तो बस उन बनाते सब हैं, चीज़ों को लोगों का पीछे काम छोड़कर है बातें बनाना। अरूज, हाँ, बातें हमें पता चला है आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे सिंगिंग के साथ साथ आर्मी डॉक्टर बनने का शौक है। हाँ जी। अच्छा, तो उसके लिए भी कुछ कर रही हैं? आर्मी डॉक्टर। अच्छा सीन ये है कि शुरू में जब मैं छोटी थी तब मेरा जो रुझान था वो थोड़ा आर्मी डॉक्टर बनने की तरफ था, बट अब जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। सही, अपनी फील्ड अच्छा, से शुरू रिलेटेड में आपने अरूज- अपना शौक चेंज कर नहीं, लिया। अरूज ने बोला शुरू में मैं छोटी हाँ थी। जी। और तो अरूज, हमें शुरू में आप छोटी थी, फिर बाद में बड़ी हो गई। अजीम ने अपनी आवाज में अले गा के ना थोड़ा परेशान कर दिया। हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में। अले ये आपका जो सुनाए जरा, गुनगुना गाना है दें ना, जरा, ये लाइनें दो ये- चार गुनगुनाएं जरा प्लीज। हाँ, अच्छा अच्छा जी, गिटार के साथ अरूज ने पूरी तैयारी रखी हुई, वेरी गुड। क्या बात है, सिंगर है ना। अब हम जेवर से नहीं कह सकते कि जहाज उड़ा के दिखाएं। अले मुझा मारुड़ा जमगारो करड़ा मुझा सांगिड़ा मारुड़ा मिठड़ा मुझा मारुड़ा सांगिड़ा मुझा अले 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 Jogi ayam nasunyata, sami ayam nasunyata. Jogi ayam nasunyata, sami ayam nasunyata. Alle muda madura, muda jogira, muda sangira, maruda michera muda, maruda sangira muda. क्या बात है, वेरी गुड, बड़ी जबरदस्त। शानदार इसकी कंपोजिशन है। और ये बताएं कि इसका मतलब क्या है? बड़ा यूनिक से अल्फाज हैं ये, इसका मतलब क्या है वैसे?
अच्छा ये जो गाना है ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा दरबारी टाइप गाना है। अच्छा। इसका जो मतलब मीनिंग है वो मतलब ये एक सूफी सॉन्ग है हम्म। और एक्चुअली इसमें ये सिंध की जो प्लेसेस हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है अच्छा, 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 अच्छा। और ठीक। इसके अलावा जो सिंध के लोग हैं उनकी तारीफें कर रहे अच्छा, ये गाना पहले भी आ चुका है या फिर ये दोबारा से बनाया गया है, या फिर ये आपने नया ही लॉन्च किया है? क्योंकि मुझे ये पता चला था कि गाना नहीं ये रिक्रिएट किया है। हाँ जी, ये रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएट, ठीक अच्छा, है। अच्छा। ज़िवैद आप बताएं, जैसे ज़ीवर। अरूज ये कह रही हैं कि अब है तो वो सिंगर बाय प्रोफेशन, लेकिन उनका अभी भी एक सपना है और वो अब फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं। पहले बचपन में वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी जो अधूरी रह गई हो या जिसको आप अभी पाने की कोशिश कर रही हो? ऑनेस्टली बचपन में तो मुझे प्रिंसेस बनना था। हाँ, क्या बनना था? प्रिंसेस? और मुझे पायलट ही बनना था, प्रिंसेस। और उसके बाद मुझे पायलट ही बनना वो था तो और आप वो मैं अभी बन भी गई हैं, हूँ। वो तो आप अभी भी हैं ज़िवर। पापा की प्रिंसेस। पापा की you so प्रिंसेस, हबी की प्रिंसेस। ऐसा ही है। तो पायलट बनना था, वो मैं बन गई हूँ और साथ-साथ मैं बिज़नेस चला रही हूँ अपने फादर का। क्या बात है। तो अच्छा। जो मुझे अकॉम्प्लिश करना था वो मैंने कर लिया ज़िवर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप इतनी क्यूट सी आवाज में कहती हैं कि बस मैं फ्लाई करने लगी हूँ, अब मैं अब हम 10,000 टेक फीट ऑफ की के लिए बुलंदी तैयार पर हूँ। परवाज कर रहे हैं। हाँ। बस ऐसा ही होता है, कभी-कभार थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, पैसेंजर्स को हाँ। बताना पड़ता है, लिसन, आप फ्लाइट पे जा रहे हो, डोंट टच द कंट्रोल्स, इस तरह करके। तो हाँ। अच्छा ज़िवर, कोई एक होता है। ऐसा वाकया बता दें जो आपने जब आप सीख रही थी, ट्रेनिंग में थी, तो कोई ऐसा फनी वाकया जो आपको अभी भी याद हो? मेरे साथ एक्चुअली काफ़ी दफ़ा हो चुका है कि मेरा ना जहाज़ का दरवाज़ा खुल चुका है। हुँ? तो ये अच्छा। होता है कि छोटे सेस्नास है ना, तो वो थोड़े पुराने से हैं, तो आपको ना ज़ोर से दरवाज़ा खींच के बंद करना पड़ता है। अब हुँ। कभी-कभार मैं अगर हल्का-सा कर ड्यूरिंग दूँ या फ्लाइट नहीं दरवाजा करूँ, खुल मुझे गया? लगेगा बंद है। तो फिर मैं चली जाती हूँ और फिर एकदम से ना हवा में मैं टेक ऑफ कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ और एकदम से हवा आ रही है। मैं कही हवा पता नहीं कहाँ से आ रही है। फिर पता चला मैं दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने कहा ओह! और फिर मैंने अपना फ़ोन बचाया, आईपैड बचाया, सारी चीज़ें पहले बचाई, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया। वाह, तो ओह वाह, उसके माय वाह! बाद गॉड! बहुत दोबारा हुआ है, बट ये तो होता रहता है। ये होता क्या रहता है बात है, जी। अरूज, हम ज़बरदस्त। चाहते हैं कि आप कुछ और भी गुनगुनाएं, आपसे एक और गाना सुनना चाह रहे हैं जी। पहले गाने का बड़ा मजा आया हमें। ऐसे ही है। अच्छा। जो भी अच्छा आपका तो फेवरेट है, जो भी आप चाहें आप या गाएं फिर प्लीज। आपका कोई अपकमिंग सॉन्ग है? अच्छा एक कलाम है आबदा जी का जी, 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 मुझे प्लीज, श्योर बहुत श्योर। पसंद है तो प्लीज, वो प्लीज। सुनाना चाहूँगी। पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां हो पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां धुप दे नाल लड़ लड़ के मैं लभ्या अपनियां छावां दुख भी अपने सुख भी अपने मैं तो बस जाना सब नु समझ के की करना है दिल नु है समझाना तू झूम क्या बात है, जबरदस्त। अरूज, जाते अरूज, और जाते ये लाइनें- बलोची, एक ये- मिनट, बलोची, सिंधी, पंजाबी, ये सारी जबानें आप इतनी अच्छी कैसे गा लेती हैं? मैं तो हैरान हो गई हूँ। अगर हम आपकी बलोची में गाना सुने वो जबरदस्त, सिंधी में सुने वो जबरदस्त, अब पंजाबी में भी आपने जबरदस्त एक एक लफ्ज जो हमें समझ में आया, हमें पंजाबी समझ में आती है। बहुत जबरदस्त गाया आपने, कमाल कर दिया आपने। जी 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 थैंक बहुत और ये जो शुक्रिया। लाइंस आपने गाई हैं, ये बेहतरीन ट्रिब्यूट आज के दिन के हवाले से हाँ। खवातीन को, उनकी काविशों को। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया आपका बिल्कुल, अरूज बेशक। और ज़िवर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपनी अपनी फील्ड में जो भी आपने काम किया वो आपने बेहतरीन किया। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है, हमारा- आप खवातीन के लिए थैंक यू इंस्पिरेशन भी थैंक यू है। और शहर बानो आज हमारे माना बिल्कुल जी, माजिदा फहमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माजिदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम करते हैं आपको। और माजिदा आप के जो बारे कि में अपने सोशल नाज़रीन को एक्टिविस्ट हैं,
जी बिल्कुल, थोड़ा सा बताया जाए नाज़रीन को। जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और आप समाजी कारकुन के तौर पर आलमी सतह पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने पर इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइड और हुकूमत पाकिस्तान से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर चुकी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं माजिदा फ़हमी। माजिदा, कैसी हैं आप और कितना मुश्किल सफ़र था? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच मुझे इस पैनल का हिस्सा बनाने के लिए। आई रियली फील ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया टू स्पीक ऑन वुमेन्स डे। वैसे आज मेरा बर्थडे भी है, आपकी तरफ से बर्थडे हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, आप पाइसेस हैं। May you have many many थैंक more. यू सो मच। बिल्कुल जी, आप Thank you जिए so हजारों much. साल। थैंक यू जी। एंड मैं तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन वुमेन के लिए, उन ख़वातीन को जो हमसे पहले आए, जिन्होंने हमारे लिए रास्ता हमवार किया कि हम ख्वाब देख के हम बाहर निकले, हम वर्क प्लेस में जाए, हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें और हम कुछ करके दिखाएं। सो उन ख़वातीन की शायद उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं हुई है, उनको नाम उस तरह से नहीं दिया गया जो इज़्ज़त उनको मिलनी चाहिए थी। बट ऑल दोज वुमेन जिन्होंने रोल मॉडल्स बने हैं, हमारे लिए एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा दिल की गहराइयों से ग्रेटफुल हूँ आज के दिन। तो माजिदा, आपकी रोल मॉडल कौन है? सॉरी, आपकी क्या रोल बात मॉडल, आपकी रोल मॉडल कौन है? आप किससे इंस्पिरेशन लेती हैं? आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ वुमेन। एक वुमन नहीं है, सोशल मीडिया पे आप यूजुअली देख रहे होते हैं, लेकिन आई एज अ बीइंग अ वुमन मैं समझती हूँ कि जो भी वुमन कुछ नया कर रहा है, एक स्टेप आगे ले रहा है अपनी किसी भी फील्ड में, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। क्या और बात मैं सपोर्ट भी उन्हीं वुमेन को करना चाहती हूँ कि हम उनको एक स्पेस, एक हेल्दी स्पेस दे जहाँ पे उनके लिए अप्रिशिएशन हो। सो एग्जैक्टली। ऑन अ पर्सनल लेवल आई ट्राई टू अप्रिशिएट एवरी वुमन जो कुछ करना चाहती है। अच्छा माजिदा, आपकी जो एनजीओ है उसका नाम है यस वी कैन, इसके मुतालिक कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ये एक छोटी सी एक काविश थी मेरी तरफ से। जब मैंने एजुकेशन हासिल कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं हुंजा का सिस्टम देख के, हुंजा के एजुकेशन सिस्टम से मैं जब निकल के शहरों में आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन पे मैंने काम शुरू किया था, वो अभी इन प्रोग्रेस है, बिकॉज मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाह रही हूँ जिससे हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। जबरदस्त। उस चैलेंजेस इसमें अभी तक उनमें मैं इस तरह से फंसी हूँ कि आई एम लर्निंग लीडरशिप। वर्क प्लेस में जब जाते हैं, आप एक सिस्टम बिल्ड करने की बात करते हैं, देन यू हैव टू टेक इन अ लॉट मोर। आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम इन दैट फेस वेयर आई एम गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड, ताकि मैं वही सिस्टम बिल्ड कर सकूं जो हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। क्या बात So, है, इसका बहुत progress जबरदस्त सोच आपकी। अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी सोच है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको जब इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज से नवाजा गया, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया, तो ये सब आपकी थिंग्स टू डू लिस्ट में था कि मैंने ये काम करना है और फिर ये टारगेट है, ये चीज मैंने और अचीव कभी करनी है? सोचा था कि ये मिलेगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I wasn't even expecting। क्या मैंने बात है। स्पेशली जब मैंने एक अब्बास की कैंपेन शुरू की, इट वाज अबाउट कसूर से एक लड़की ज़ैनब की जो है ना, उनके जी, साथ जी, जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट होकर उसको मार दिया गया था। सो फॉर मी इट वाज लाइक अ पर्सनल थिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ इस तमाम chaos में, और इस ओह। तमाम जो बुराइयां हैं सोसाइटी में, जो खवातीन को इस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और सिर्फ उसी मेरे अपने फोकस था कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसी चीज़ पे मैंने जब फोकस किया तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए ढेर सारे रास्ते खोले, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर इट। ये लोगों ने उस चीज़ को देखा, बहुत सी appreciate किया और खवातीन के लिए recognize किया। आप इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल बन चुकी हुई हैं, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आगे के प्लान्स you। क्या हैं आपके? आगे का मेरा अभी यही प्लान है कि मैं अभी ऑब्वियसली पाकिस्तान से छोड़ के हम जरा बाहर मुल्क आए हैं, परदेसी बन गए हैं। सो अच्छा। यहाँ की अभी इन्वायरमेंट को सीखना है, दुनिया क्या कर रही है, कि खवातीन को किस तरह से आगे लेके आ रही है, वर्क प्लेस पे किस तरह से इनको इनकरेज किया जा रहा है, सिस्टम्स कैसे बन रहे हैं। तो मैं दुनिया के साथ खुद को अभी जरा अपडेट कर रही हूँ कि हम दुनिया से तमाम चीजें सीखें और फिर वापस आके अपने पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है जी, So बहुत right शुक्रिया now my माजिदा, focus is on हमारे साथ building मौजूद थी relationships। और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू बताया किस तरह से उनकी जर्नी रही।
माजिदा और हमारे साथ इससे पहले मौजूद थी ज़िवर्द इमरान, अरूज फातिमा और तमाम ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं या हमें नहीं देख रही, वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं, वो पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र हैं, वो अपने घर वालों के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। आप यहाँ अपने पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो अच्छी खबर पहले आपको देते हैं, वो ये कि माह रमज़ान की आमद है। माह मुक़द्दस शुरू होने में तकरीबन 3 से 4 दिन बाकी है। बुरी खबर यह है कि जी रमज़ान के आते ही हर चीज़ें महंगी होने लगती हैं और तमाम अशाए ज़रूरिया की कीमतों को पर लग जाते हैं। मार्केट सर्वे किया है जी और उसके मुताबिक आटा, दालें, बेसन, खजूरें, सब्जियाँ, फल, गोश्त समेत हर खाने पीने की चीज़ 40 से 50% तक महंगी हो गई है। अच्छा शेर बानो, हम दुनिया में ये देखते हैं कि बाकी मज़ाहिब के जब त्यौहार आते हैं या और भी कोई नेशनल डे या ऐसा कुछ आता है, बिल्कुल वो उसको इनकरेज करते हैं, सेल्स लग जाती हैं, चीजें सस्ती हो जाती हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या ये ट्रेंड है कि जब जरूरत जिस चीज की होती है वही उतनी महंगी हो जाती है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ ऐसे जागते हैं और ऐसे चीज़ों पे कब्जा करते हैं जैसे पता नहीं सारा पैसा, सारा सरमाया इन्होंने रमज़ान में इकट्ठा कर लेना है, सब कुछ रमज़ान में ही होगा और सारी कीमतें रमज़ान में बढ़ा दी जाती हैं। फ्रूट चाट खाना अजाब बन जाता है। हालांकि यही महीना रहमत और बरकतों का, इनको चाहिए कि जी इसमें सस्ती चीजें फराहम करें, लेकिन इसमें वो बरकतों की बजाय वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में होते हैं और जब पैसा इकट्ठा करेंगे बरकत नहीं होगी तो पैसा चला जाएगा। तो शायद मार्केट ट्रेंड ना जान लें आज। बिल्कुल जी, जाने थे। हमारे साथ 2 ख़वातीन मौजूद हैं इस्लामाबाद से, हमारे साथ मौजूद है समन गुल, कराची से हमारे साथ मौजूद है नाजिश अयाज। सबसे पहले तो आप दोनों ख़वातीन को मैं वुमेन्स डे की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से भी वुमेन्स डे भाई, बल्कि तीनों ख़वातीन को, शहर बानो भी बैठी हैं और आज तीनों ख़वातीन बड़ी मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और देखें क्या जज्बा है, क्या जोश है कि वुमेन्स डे आज भी स्क्रीन पर ज्यादा ख़वातीन ही हमें नजर आ रही है। मैं हूँ, नाजिश है और समन गुल है। तो इसका क्रेडिट फिर सुनो न्यूज़ को और सुनो पाकिस्तान को देना कि जी हम लोग भरपूर अंदाज में वुमेन्स डे मना रहे हैं। इसका क्रेडिट सुनो पाकिस्तान को और सुनो न्यूज़ को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट ख़वातीन को है कि जो अपने दिन वाले दिन भी काम करती हैं। अपने दिन वाले दिन काम कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल काम करती हैं। और मैं समझ रही हूँ कि दोनों ख़वातीन ने आपस में कोई कोलैबोरेशन करके सफ़ेद कपड़े पहने हैं कि आज वुमेन्स डे मनाया जाए। और नाजिश ने तो ग्लासेस भी लगाए हुए हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त तैयार है वो, और उसके साथ वो नौकरी कर रही हैं, अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, ज़बरदस्त। तो ये तो होगी बात वुमेन्स डे की। अब कुछ रमज़ान की बात कर लेते हैं। नाजिश, आपकी जानिब आऊँगी। कराची में इस वक्त टमाटर, प्याज, आलू वगैरह के क्या रेट चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना शहरबानो कराची में, अब तक जो है रेट कंट्रोल में नहीं आए हैं। टमाटर की बात करें जो कि सालन का एक अहम जुज़्व है, इस वक्त टमाटर 200 रुपये किलो है। अगर आलू की बात कर रहे हैं तो 50 रुपये किलो आलू इस वक्त दस्तियाब है मार्केट में। लेकिन प्याज जो हर हाल में आपको इस्तेमाल करनी ही होती है सालन बनाने में, उसके रेट जो है वो तकरीबन 180 से 200 रुपये हैं। अगर अदरक लहसुन की बात करें तो 500 और 600 से इनके रेट भी कम नहीं हैं। अब ओवरऑल जो सूरत हाल नज़र आ रही है मार्केट में, वो सब्जियों की तो बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है। कमिश्नर के रेट कहीं नज़र नहीं आ रहे। लोग जो हैं वो आते हैं, कमिश्नर के रेट तो खैर अब कोई देखता ही नहीं है, लिस्ट कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी वालों को भी पता है और ख़रीदारों को भी पता है कि उस रेट पे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। सब्ज़ी वाले जो बेचने वाले हैं वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब जो हैं वो लिस्ट बनाते ही उनसे बगैर पूछे हैं तो हम उस नर्ख पर बेच भी कैसे सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर सामान से भरा हुआ है लेकिन ख़रीदार नहीं है। अजीब सी बात है, यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में सामान मौजूद है, ख़रीदार नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि यूटिलिटी स्टोर में, मतलब बाहर अगर चीनी आपको 140 रुपये मिल रही है तो वही चीनी यूटिलिटी स्टोर में 155 रुपये मिल रही है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर वालों का कहना है कि हम तो रियायत सिर्फ उन्हीं को देंगे जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो है कार्ड होगा या फिर वो उसके बेनिफिशरी होंगे। अब सवाल ये है कि कराची में कौन है बेनिफिशरी, कराची में कितने फ़ीसद हैं? तो आप मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर आप कितना भी भर दें, अगर उसमें सामान ही आप महंगा ही रखेंगे, रियायती निर्ख भी नहीं है, तो यहाँ ख़रीदने कौन आएगा? इसके बरक्स जो यहाँ पे दूसरे स्टोर्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़े मार्ट हैं, वहाँ पे रियायती निर्ख में सामान दस्तियाब है। बिल्कुल नाजिश, आपने कराची की सूरत हाल बताई है, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ मार्केट ट्रेंड क्या है, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ समन गुल मौजूद हैं। समन, वुमेंस डे के हवाले से आप फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रही हैं, इट्स वेरी गुड थिंग। ये बताएं कि इस वक्त अशाए ज़रूरिया की इस्लामाबाद में कीमतें क्या हैं, और हम चाहते हैं आज के दिन की मुनासिबत से कोई बुरी खबर भी है तो ज़रा हंसते मुस्कुराते किसी अच्छे अंदाज में दें ज़रा, ताकि दिल पे उस तरह से ना लगे।
जी बिल्कुल, जैसे कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर लोग आटे के हसूल के लिए, जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, मुझे अफसोस हो रहा है कि देख सकें आपके ख़वातीन की एक लंबी कतार लगी हुई है सिर्फ एक आटे के हसूल के लिए। इतना आटा इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि आम आवाम की पहुँच से दूर होता जा रहा है। और जो बात कर रहे हैं कि रमज़ान की सब्सिडी दी है, 750 अरब रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं, लेकिन 1900 बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर सब्सिडी दी गई है, जैसे कि घी, आटा, चीनी, दालें और जो मशरूबात हैं उन पे सब्सिडी दी गई है। लेकिन ये सिर्फ जो इनको रिलीफ दिया गया है वो सिर्फ जो BISP के जो शहरी हैं उन लोगों को, जिनके जो ID कार्ड रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को दी जा रही हैं। जो बाकी आम मतवसत तबका है वो तो पिसकर रह गया, उनके लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। उनके लिए तो वही रेट्स हैं जो पहले थे और आज भी वही रेट्स हैं। सिर्फ जो BISP के लोग हैं उनके लिए जो सब्सिडी दी गई है, लेकिन जो इनको चीज़ें मिल रही हैं उनका भी कोई म्यार नहीं है। आटा जो है उसका भी म्यार अच्छा नहीं है। जैसे कि आटे का जो थैला है वो यहाँ पर सही कह रही हैं जी, मार्केट में अव्वल तो चीजें मौजूद नहीं, अगर मौजूद है तो उनका म्यार अच्छा नहीं है, और फिर सब्सिडी है वालों को मिल रहा है या फिर मिल रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को। और अगर हम बात करें मुतवसत तबके की या फिर वो तबका जो मजदूर या दिहाड़ीदार है, उनको BIP और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पता ही नहीं है। वो कहाँ से जाके ये सब कुछ करवाएंगे और कहाँ से जाके वो राशन लेंगे। तो इस बारे में हुकूमत को सोचना होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। तो जनाब, रमज़ान शुरू होते ही एक हफ़्ते से पहले हमारे यहाँ होता ये है कि हफ़्ता पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, राशन आना शुरू हो जाता है और पकौड़ों समोसों का सामान आना शुरू हो जाता है। हमने खाना क्या है ये हम सोचते बाद में, पहले हम सोचते हैं कि हमने इफ्तारी में क्या क्या रखना है, जो तली हुई चीज़ें होंगी। अक्सर लोगों की सेहत भी इससे मुतासिर होती है और इस मुक़द्दस महीने में बेसिकली मकसद ये है कि आप जब भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आपके अंदर से जितनी भी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, पूरा साल जो हम खाते हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम उससे छुटकारा ना पाएं और हम इफ्तारियों में अच्छी करारी चाटें और पकौड़े खाते हैं। रमज़ान के महीने में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, हेल्दी और साफ डाइट कौन सी होनी चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़ज़ाइयत आयशा सिद्दीक़ा। उनसे सवाल करने से पहले शहरबानो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत सा जार पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये लिप्टन के जार है और चाय मुझे बहुत पसंद है। इफ्तार के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि इफ्तार के फौरन बाद अगर मैं चाय ना पीऊं तो मेरा सर फटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत जार वैसे लिप्टन वालों ने बनाया है। वैसे तो है ना, मैं यही सोच रही थी कि ये जार जो है मैं घर उठाकर लेकर जाऊंगी साथ और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं बिस्किट्स डालूंगी, कैंडीज, और जब कोई आएगा तो मैं ऐसे ही उसके सामने रखूंगी और ऐसे मतलब खोल ये रिवायती चाय की पत्ती वाला जार नहीं, बड़ा खूबसूरत है, इसको मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है शहरबानो। लेकिन इसको ज्वेलरी बॉक्स के तौर पर भी रख सकते हैं। टी लवर भी हैं तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। सच में आई लाइक इट। तो आयशा, आप बताएं कि आप भी चाय लवर हैं? नहीं। अच्छा। नॉट अ चाय पर्सन। गुड। आई एम अ कॉफी पर्सन, और वो भी सिर्फ विंटर्स में। वो भी सिर्फ विंटर्स में। तो मेरे अंदर वो कैफीन वाली बातें और वो चीज़ें नहीं है कि मैं उसके अंदर उससे अट्रैक्ट हूँ या चाय से। अच्छा आयशा, हम रमज़ान में हमें ऐसी कौन सी डाइट करनी चाहिए जो आसान भी हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो, सहरी के लिए और इफ्तार के लिए? अलग अलग बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि रमज़ान को हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें चलना चाहिए रमज़ान में, कि रमज़ान हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और बॉडी का एक रेस्टिंग मोड है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरली दिया हुआ एक महीना कि इसमें आपने बॉडी को एक रेस्टिंग मोड में लेके जाना होता है। तो ये चीज़ अगर लेके हम रमज़ान गुजारेंगे तो मेरे ख्याल में हमारा रमज़ान ऑटोमेटिकली बेटर गुजरेगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम रूटीन से भी ज़्यादा उसमें जंक फूड और ऑयली फूड और इसके ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दें, इसके अंदर ये चीज़ जो है इसको जहन में रखना चाहिए। तो अगर हम हेल्दी वे की बात करते हैं तो सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रोटीन के अंदर अंडा आ जाता है, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे आप रूटीन में नाश्ता करते हैं, एग ज़रूर लें सहरी में। एग ज़रूर लें, बॉयल्ड ले लें, ऑमलेट ले लें या फ्राइड ले लें। ठीक है, जिस तरह आप सुबह नाश्ता करते हैं डेली रूटीन में, उसमें भी आपका प्रोटीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाश्ते का। उसी तरह उसके साथ आप दही ले सकते हैं, और अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो भी ली जा सकती है। दही अगर आपसे नहीं खाया जाता तो लस्सी पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, बहुत बेहतरीन सोर्स है ये अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उसके लिए,
ये बड़ा अच्छा एक ऑल्टरनेट रहता है उसका। शहरबानो अगर दही मतलब नहीं खाया जाए आपसे भी तो आप मुझे दे दिया करें मैं खा लूं। लेकिन अजीम हम अलग अलग घरों में रहते हैं। आप मुझे वो पार्सल? पार्सल करा दे। अच्छा आयशा ये बताएं कि अब जैसे जैसे रमज़ान के महीने के अंदर हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो भी ख़रीदो फरोख्त की जो आपकी इस्तेदाद है उससे बाहर हो जाते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जितनी अच्छी डाइट है वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो तमाम ख़वातीनों हज़रात के जिन्होंने अफोर्ड भी कर सकें वो कोई ऐसी डाइट प्लान आप बताएं जो शानदार हो, मतवाज़न हो, सेहत के लिए अच्छा हो। अच्छा, अगर सहरी का मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, उसमें दूध ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि सहरी के औकात में देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सहरी में चाय ज़रूर पीते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं भी स्पेशली। अच्छा, चाय का एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर ऐड करूँ कि हम अगर सहरी में चाय अवॉइड कर लें तो ये हमारा पूरा रोज़ा जो है उससे बड़ा बेहतरीन गुजर सकता है, क्योंकि अच्छा। चाय जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बॉडी में से जो पानी है उसको मैक्सिमम अमाउंट में एक्सक्रीट करवा देती है। तो इससे अच्छी बात नहीं है क्या हमारा वेट भी लूज होगा इससे? नहीं, इससे ये आपको डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है आपने पूरा दिन पूरा लेकिन जो हम जैसे चाय एडिक्टेड हैं, जो चाय को अपनी जिंदगी समझते हैं, जो चाय के बगैर नहीं रह सकते, उनकी तो हेडेक पूरा दिन रहती है रमजान उनके लिए में। हम लिप्टन चाय लाए हैं ताकि इफ्तारी के बाद आप आराम से। नहीं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सहरी के बाद अगर हम मतलब मैं जो कि मुझे बहुत चाय पसंद है, मैं चाय एडिक्टेड हूँ, तो मेरे तो पूरे दिन इतना तकलीफ आप में उसकी गुजरता है, क्वांटिटी हेडेक। डिक्रीज कर लें और उसके जो सहरी की चीज़ें आप खा रहे हैं जैसे रोटी सालन या जो भी आपकी रूटीन की सहरी है, उसके बाद आप थोड़ा सा मतलब 2-3 सिप्स अगर आप ले लें तो उससे आपकी एडिक्शन भी खत्म हो अच्छा, ये जाएगी। बताएं इफ्तारी के वक्त क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड इफ्तारी का कह ले रूटीन है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि Platter। पूरे दिन की भूख होती है और जैसे इफ्तारी का वक्त होता है हम लोग गरम सर्द जो कुछ है सब एक ही टाइम पे। अच्छा, एक तो सुन्नत है कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करना है। खजूर तो आप खा सकते हैं बिल्कुल, 1 से 2 खजूर अगर आप लेते हैं तो वो एक एनर्जी बूस्टर है आपके लिए, ठीक है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उसके बाद कोई भी ड्रिंक ले लें, क्योंकि जाहिर है आपकी बॉडी जो है वो पूरा दिन उसमें वाटर भी इनटेक एक खाएं बस, 1 से 2 भी ले सकते हैं, easily इससे ले ज्यादा सकते नहीं हैं। खानी चाहिए। 2 ही At a खाई time, जाती हैं हाँ, अजीम, आप नहीं, नहीं कई खाते दफा लोग हैं। ज्यादा खा लेते हैं, नहीं, मैंने तो देखा है अगर लोगों आप को। कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, अपना वेट भी लूज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान में आपका वेट भी लूज हो, हेल्दी वे में भी आप अपनी डाइट को लेके चलें, तो फिर उसकी क्वांटिटी को थोड़ा 1 से 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर लें। दान। सही। उसके अलावा आप ड्रिंक्स की अगर बात करते हैं तो ड्रिंक्स में आप फ्रेश फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ फीजी ड्रिंक्स तो नहीं ले सकते। फिजी ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लेने। उसकी वजह ये है कि आप चूंकि पहले ही डिहाइड्रेटेड होते हैं, अगर आप फिजी ड्रिंक्स ले लेते हैं तो उससे आपको जो है वो मज़ीद डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आप, अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो एक सिर्फ रूम टेम्परेचर पे पानी का ग्लास पी लें, सादा पानी पिएं। सादा पानी पिए, ठीक है, और उसके और बाद मैंने ये ब्रेक लें। सुना था कि अगर हल्का सा आप गर्म पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। नहीं, रूम टेम्परेचर पे इट्स बेटर, क्योंकि गर्म से थोड़ा सा और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल क्योंकि रूम आप टेम्परेचर पूरे पे लें। दिन के भूखे हुए हैं 16-17 घंटे के। जी बिल्कुल। उसके बाद आप ब्रेक लें, नमाज की ब्रेक लें, नमाज के बाद फिर अपना जो है वो बाकी खाने पीने में स्टार्ट करें। और उसमें ये है कि अगर फ्राइड आइटम्स हैं तो उसका एक प्लान कर लें कि आपने डेली का सिर्फ एक फ्राइड आइटम लेना है, और वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके प्लेटर में और वो समोसे कितना लेना है, रोल्स पकौड़े कितने लेने हैं, बिल्कुल। मिकदार कितनी Fried होनी item की चाहिए, quantity पकौड़े कितनी लेने हैं। फ्राइड आइटम जाहिर बात है जितने कम से कम होंगे उतने ही अच्छे हैं, तो उसमें अगर पकौड़े हैं तो वो 2 से 3 पकौड़े आप ले लें। और उसके उससे साथ तो जो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन फ्राइड चीजों की क्रेविंग ज्यादा की होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता इफ्तारी में जितने पकौड़े समोसे सामने पड़े और हो सामने उतना- वो मिंट क्योंकि सॉस, हमारा कल्चर बन चुका है ना, हमारा ये कल्चर है कि हम लोग फ्राइड आइटम्स के बगैर बचपन रोज़ा से इफ्तार हमने ये ही नहीं देखा हुआ करते। शायद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हालांकि देखा जाए तो हम अगर इस 1 महीने का फ्राइड आइटम का इंटेक अलग रखें और पूरे साल का अलग रखें तो वो ज़्यादा होगा। और ऐसा होता है कि अगर कहीं आप कहीं पर इफ्तार करने चले गए हैं और वहाँ पे आपको अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो आपका मूड ऑफ हो जाता है कि मैंने पूरा दिन रोज़ा रखा और मुझे मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिली। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं ना, या तो आप अपनी क्रेविंग्स और अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर लें, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेके चलें। Very तो अगर nice. आप अपनी हेल्थ को लेके चलना चाहते हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इस महीने में ना सिर्फ ये कि अपनी सोल को जो है वो उसकी Purify प्योरीफाई करें, करें, बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना चाहते हैं। ये अल्लाह अच्छा। ताला की तरफ से कुदरत का एक तोहफा है हमारे लिए कि हम आयशा उसको जाते कर जाते सकते हैं। बड़ा कम वक्त है, 1 लाइनर अगर आप सहरी का भी बता दें कि कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और खाते ही लेटना और नहीं पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं लोग सहरी में कि हमारा पूरा दिन। सहरी में पानी नहीं पीना। सहरी के अंदर पानी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो पानी फौरन एक्सक्रीट कर देगी। तो बस आपने उसके अंदर ये करना है कि ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। फ्रूट्स ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप सीरियल्स वगैरह ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए जी सहरी और इफ्तारी में वो हमारे नाजरीन को बताई।
और आई एम श्योर सबको फायदा हुआ होगा इस सेगमेंट से। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत की। तो एक बार फिर सियासी, पार्लिमानी और कानूनी महाज सरगर्म हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद महाजराई देखने में आ रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एहतजाजी और मज़ाहमती सियासत हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में एहतजाज के साथ साथ इतवार से मुल्क में बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं मुबैना धांधली के खिलाफ दीगर जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और फार्म 47 के जरिए आने वाली हुकूमत को कौमी असम्बली से निकाल बाहर फेंकेंगे। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी उठा दिया है। कल सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला सख्त होगा। सदर का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। पीपल्स पार्टी का दावा है कि सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा वोट 345 पूरे कर लिए गए हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नादिर साहब। अनीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, इससे पहले कि सियासी सूरत हाल पर आपका तज्जिया लें, तो आज चूंकि विमेंस डे भी है, तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप सियासत में ख़वातीन का जो किरदार रहा है और जो अब है, इस हवाले से भी कोई बात करें। जी, ख़वातीन का तो जमहूरी जदोजहद हो या आइनी हकूक़ की लड़ाई हो दुनिया भर में, उसमें जो ख़वातीन का किरदार है, ख़ुद बरतानिया में बरतानवी आप कहिए पार्लिमानी जमहूरियत के उसमें जो ख़वातीन आगे आई वो नाक़ाबिल फरामोश है। और वो इंसानी बहबूद का मामला हो, वहाँ पे आप ख़वातीन को देख लीजिए आप। और यानी मैं इस बात पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ कि अगर दुनिया के तमाम मामलात ख़ास तौर पे ताकत से जुड़े हुए, ये अगर मर्दों के बजाय दुनिया ख़वातीन चलाती तो ये इतनी भयानक ना होती, तारीख़ में इतनी हमारी खून आलूद ना होती। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की बड़ी एग्जांपल से जी, वो तो बिल्कुल आप ये देखिए। और वो उसने हमें बता दिया कि किस तरह से यानी अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को सीने से लगा के उसने एक आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो एक भयानक हमला हुआ था जी, उस पर मुस्लिम दुनिया का रद्द अमल किसी एक न्यूजीलैंडर पर नहीं आया। सही, बिल्कुल ऐसे किसी एक न्यूजीलैंड के सफारतकार को या ऑफिशियल को या शहरी को मुसलमान दुनिया के किसी मुल्क में बदतमीज़ी का या एहतजाज का सामना तक नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस खातून ने अपने दामन में समेटा उनके दुखों को, उनके गम को, उनको हौसला दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ मरियम नवाज अब आई हैं जी जी, और दिनों में उन्होंने बता दिया है कि औरत और मर्द की हुक्मरानी का फ़र्क क्या है। मसलन सफाई पर जो उनकी तवज्जो है, हाइजीनिक पे जो उनकी तवज्जो, अच्छा स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ, बच्चे, और फिर ये कि आगे टारगेट ये है कि सरकारी स्कूलों में हमने मुफ्त खाना देना है। जबरदस्त। तो ये जो है ना, मर्द आम तौर पे अपने आइडियल्स और नजरियात में खोए हुए होते हैं, दुनिया से ज़रा दूर चले जाते हैं। वो दुनिया में रहती हैं ख़वातीन, प्रैक्टिकल होती हैं। नो डाउट ख़वातीन का तर्ज हुक्मरानी एज कम्पेयर टू मैन बड़ा बेहतर, बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन की क्रिएशन ऐसी फ्रेजाइल हैं और वो उतना इजी टारगेट भी हैं, जज्बाती भी हैं। तो अब हमारी सियासत जिस तरह से रफ एंड टफ होती जा रही है, तो जाहिर है इजी टारगेट भी हैं फिर ख़वातीन। बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। अब ये बताइए कि ये जज्बाती, और जज्बाती के बजाय मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा अहमकपन और घटियापन, ये आपको औरतों में नजर आ रहा है या ख़वातीन में नजर आ रहा है, मतलब आप सॉरी ख़वातीन में नजर आ रहा है या मर्दों में नजर आ रहा है? मिसाल के तौर पे मरियम नवाज जो है, उन्होंने ये बात की कि मैं इंश्योर करूंगी इचरे वाक़े के बाद कि ख़वातीन पर बदतमीजी अब बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पता है उसका जवाब कल क्या मिला जी? क्या उसका जवाब ये मिला कि पीटीआई का जो सदर है लाहौर का, जो वकला, उसने कल तकरीर करते, असगर अली भट्टी, उसने जो गालम गलोच की है सही, और जो बदतमीजी की है, जो बकवास की है, मरियम नवाज का नाम लेकर गालियां दी हैं, और वो जो जुलूस है उसने नारे लगाए हैं, वो हंसते खेलते रहे। यानी वो खातून जो कह रही है कि मैं किसी दूसरी खातून से बदतमीजी नहीं होने दूंगी, उसी खातून को सरेआम ये जवाब मिला है। और उस जवाब करने के बाद जब सब कुछ हो गया, तो बाद में वीडियो बनवा दी कि जी मैं तो माजरत चाहता हूँ, वो तो मेरी माँ है, मेरी बहन है, माफीनामा। तो आप अदालतों में जाएं, थानों में जाएं, आपको हर वक्त वो तमाम डकैत, चोर, कातिल, जराइम पेशा लोग वो मुतासरीन से माफ़ी मांगते हुए मिलेंगे। सज़ा से बचने के लिए वो पैर भी पड़े होंगे, माफ़ियाँ भी मांग रहे होंगे। सवाल ये है कि उनको क्या मतलब है, ये कोई तरीका है? सो एक तरफ से गुफ्तगू करनी इंटरनेशनल, अच्छा ये जो हम दिन वगैरह मनाते हैं, बाय द वे ये भी हमको फैशन फूशन ही है।
अच्छा। मगरबी दुनिया को हम चूंकि फॉलो करते हैं तो ये भी फैशन कर लेते हैं। सर, हम तो ख़वातीन कोशिश का जो करते हैं। एहतराम है, जी जी, वो तो मैं हर वक्त आपसे करना गुजारिश चाहिए। करूं कि हम तो मतलब है सोच समाजी रवैयों में होता है एग्जैक्टली। ये असल में सियासत और हुकूमत बात की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये समाजी रवैयों में बरतानिया में आप किसी यानी को खातून किसी मर्द के लिए दरवाजा खोल के खड़ी हो जाए तो गोरे बेहोश हो जाएंगे। ऐसा ही है। ये क्या हो गया? यानी वो अब वो अच्छा या वो ये समझेंगे कि ये सब हमको गालियां निकाल रही है, यानी ये दरवाजा खोल के खड़ी हुई है अच्छा। तो ये असल में ताना मार रही है, तो वो हैरान हो जाएंगे कि हमने इसकी कोई इज्जत नहीं की, ये तंज कर रही है, बिहेवियर सिखा रही हैं। बिहेवियर। मतलब ये है कि एक सबसे पहले देखें इकाई होती है घराना, सही। खानदान। वो जो खानदान है घराना, आपने ये देखना होता है कि निज़ाम इस वक्त बच्चे के साथ खड़ा है, औरत के साथ खड़ा है, रियासत की ताकत या मर्द के साथ खड़ी है। सही। तो आपको ये जवाब मिलेगा बरतानिया में मिसाल के तौर पे सही। कि वो सारी की सारी रियासत और कानून की ताकत वो सबसे पहले बच्चे के साथ खड़ी है, सही। बच्चे के बाद वो माँ के साथ माँ खड़ी के है, साथ खड़ी हुई। उसके बाद वो फिर किसी और मर्द के साथ की तरफ वो आएगी। सर, खानदान एक इकाई है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। वैसे पाकिस्तान भी एक घराना तस्वुर कर लें खानदान ही तो है। एक खानदान ही है। तो अभी सियासी सूरत हाल में जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो किस तरफ जा रही है? देखिए सियासी सूरत हाल तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें कंट्रोल में हैं और आगे जाके ठीक होंगी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से तहरीक चलाई जाने लगी है, समझते मैं हैं आपसे आने वाले गुजारिश दिनों में करूं कि मामला खराब है। ये जो कल बदतमीजी हुई है मरियम नवाज के साथ, सही। और इसके अलावा ये जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि पहले ये रियासत जो है वो एक इंजन पे उड़ रही थी केयर टेकर्स के साथ, अब दूसरा इंजन दो साथ आ इंजन। गया, अब ये बैलेंस और ये डबल ताकत आ गई है क्योंकि अब पार्लियामेंट और मुंतखब हुकूमत है, सही। अब ये हैंड इन हैंड पार्टनरशिप है। अब जो क्रैकडाउन आएगा, अब जो यानी चीज़ों को संभाला जाएगा वो दोनों ताकतें मिलकर करेंगी। पीसफुल प्रोटेस्ट का तो हक है ना? पीसफुल प्रोटेस्ट का है, लेकिन एक ऐसे ही देखिए, मैं आपको एक पुराने जमाने का वाकया सुनाता हूँ। शौकत खाना हॉस्पिटल है ना, यहाँ एक धमाका हो गया। अब ये 94 या 95 की बात है। अच्छा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, उनको जब मालूम हुआ कि शौकत खाना में धमाका हो गया तो वो फौरन सारी मसरूफियत अपनी छोड़कर शौकत खाना में आई देखने के लिए। बानी पीटीआई जो उस वक्त शौकत खानम का वो उसमें था, जब उसको मालूम हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर आ रही है, उसने इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये करप्ट औरत है, मैं इसका इस्तकबाल नहीं करूंगा, और मौके से चला गया। अच्छा। 1994 में 1994 या 95 की बात है, चला गया, उसने नहीं इस्तकबाल किया। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो धमाके आपकी अयादत खैबरगिरी करने आ रही है, आपकी मदद करने आ रही है, वो कोई आपके पास कोई जाती ऑक्सफोर्ड के जमाने की दोस्ती का फायदा उठा के नहीं आ रही, वो वजीर आज़म है मुल्क की। भाई एक बम धमाका हुआ, वो आपकी मदद करने आ रही है, आप कहते हैं कि मैं इसका इस्तकबाल नहीं कर रहा क्योंकि ये करप्ट औरत है। ये है वो रवैया, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये वो जज्बाती रवैया जहां से शुरू, ये शुरू कहां से हो? लेकिन नाजिर साहब, एक पर्सनल ओपिनियन रखने का हक भी तो है ना। Personal समझता है कि जी मेरी एक मॉरल स्टैंडिंग है मुआशरे में। देखिए, इस वक्त इस सुनो टीवी की स्क्रीन पर जी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो मैंने और आपने साइन किया। सही। हम इस स्क्रीन पर बैठ के अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिसके लिए आपको भी तनख्वाह मिलती है, मुझे भी तनख्वाह मिलती है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब आप इस बिल्डिंग से बाहर आपके मेरे 100 जाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, सही है। लेकिन इस बिल्डिंग में तो आपको काम करना है। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है वर्किंग रिलेशनशिप के, जब ये कैमरा ऑन हो गया, मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ना तो आपको मैं जाती तौर पर अब मेरा कोई मामला रह गया, ना ऐसे ही। आपका मुझसे कोई जाती तौर पर। बिल्कुल हम ऐसे। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक काम करके देना है। मेरे साथी तजुर्बा कोई ऐसे, अगर आप इतनी भी यानी तमीज और नहीं कर सकते कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप को आपने अलग कैसे करना है, तो आप इस काबिल ही नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल कंटेक्ट में आए। नाजिर साहब, नाजिर इसी साहब, कॉन्ट्रैक्ट का यही पीटीआई का पूरा शऊर है, ये इस काबिल नहीं है। नहीं साहब, अभी जो अडयाला जेल पे हमला हुआ है उस पर बातें की जा रही हैं कि इमरान खान बानी पीटीआई को या डराया जा रहा है या उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, या उनको वहां से छुड़ाने की कोशिश हो रही है। डेरा इस्माइल खान में आपके जेलों में तालिबान ने हमला करके अपने लोगों को नहीं छुड़ाया? क्या जेलों पर हमले करके अपने लोगों को नहीं लेके जाते? तो ये भी सोचना पड़ेगा ना कि कौन से आए हैं अफगानिस्तान हमले से। करने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में कोई अभी तक इंफॉर्मेशन आ सकी सामने? सियासी तहरीकों को जब आप हक और बातिल की जंग बनाएंगे ना, यानी जब आप मजहब का, यानी ये तौहीन होती है मजहब की जब आप सियासत में लेकर आते सर, हैं। लेकिन ये जो थोड़ा- कल जिन लोगों ने गालियां निकाली हैं, इनके सोशल वो मीडिया के जरा जाके पेजेस चेक करें, सबने कुरानी आयत लिखी हुई है। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में थोड़ा तो फर्क रखना चाहिए ना। मतलब लाइक तो नॉन स्टेट एक्टर्स को कौन इन्वॉल्व कर रहा है? साहब, सियासतदानों की बातों पे वैसे ये कोई इस कौन तरह की सी बातें नहीं पार्टी है? सुनता। देखना, ये कौन सी पार्टी है जो जलाओ घराव की बात करती है? ये सारी झूठी खबरें, ये सारी गंद गलाजत, ये सारी गालम गलोच,
अखलाक बाख्ता बातें ये एक ही तरफ से क्यों आ रही हैं? नाजिर साहब ये तो वैसे मुझे यानी छोड़ दें नून लीग को, पीपल्स पार्टी बता दें। बिलावल यंग मैन है ना, वो उसका खून गर्म है ना, उसने को गाली दी है। नहीं वो तो बहुत ही माजी की एग्जांपल भी तो है ना, सुप्रीम कोर्ट पर हमलों की मिसालें और भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला देखे ना, दूसरे लोग ये मिसालें भी तो देते हैं ना, ये तो फिर एक कह लें कि मिजाज ही है। नहीं गलत बात है, ये बहुत ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्या था, आप मुझे बताइए क्या था? यानी हम जब बात मिसालें देते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए ना, क्या था। और फिर ये कि सुप्रीम हक में नहीं आता, नारे लगा देना, सही कोई गाली नहीं है, नारे लगा देना, और जिन लोगों ने नारे लगाए उसके बाद उनको सजा हुई, सर वो जेल गए। बंदे लेके बहुत ज्यादा एक जेल गए ना, प्रेशराइज करना। देखो यार, आप चस्काबाजी करनी है तो करते रहो, टू बी कंटिन्यूड, ये चस्काबाजी करनी है तो करते रहो, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उनको सजाएं हुई। मैं बिल्कुल अल्टरनेट व्यू के बारे में बता रहा था कि एक मुतबादिल राय भी है। तो गालम गलोच कर रहा है, माजरत के साथ गालम गलोच के जवाब में कानून की गुमरानी होती है भाई। बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है गालम गलोच की। दूसरी जानिब हम एक और नहीं, क्या पीटीआई ने ताल्लुकी कर दिया है? नाजी साहब वक्त खत्म हो गया, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया है, हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जी सियासत के बाद अब कुछ बात क्रिकेट की करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन की बड़ी धूम है जी, सीजन जारी है, क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले देखने में आ रहे हैं। PSL 9 के 24वें मैच का जिक्र करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेट से बासानी शिकस्त दी और 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए हैं। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। कोयटा और पेशावर ज़ल्मी भी 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर है। कराची 8 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है। तो लाहौर कलंदर्स तो फिर बाय बाय वाला ही सीन है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अवैस, कराची को हमने देखा कि अहम मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या वजह है? कराची से कहाँ गलती हुई? टीम सिलेक्शन में गलती हुई या ड्राफ्टिंग ही गलत थी? ये तो आपको पता है कि जितने भी अपना हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, तो हम यही बात दोहराते हैं बार बार कि यार आखिर मसला क्या है कराची किंग्स में? या तो वो सदके के बकरे दे के नहीं आते पाकिस्तान सुपर लीग में, या पता नहीं क्या मसला है, आखिर मसला क्या है? कल भी अगर आप बात करें तो आई गेस ये वाला जो मैच है, मुझे फीलिंग थी कि कराची किंग्स बड़ा तगड़ा वापस बाउंस बैक करेगा। इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि कराची को जीतना जरूरी था यहाँ पर वापस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपनी रीइंस्टेन करने के लिए, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ काम नहीं कर रही। सबसे पहले अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, शान मसूद मुसलसल अपना पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फ्लॉप रहे हैं, सच को बड़ी इनिंग्स खेल नहीं सके। टिम सिफिट की बात करें, वो अकेला परफॉर्म कर रहे। ओपनिंग डिपार्टमेंट जेम्स विंस की बात करें, वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर मैं लोकल टैलेंट पे आऊँ, जो आपकी एक बैकबोन है पाकिस्तान टीम के अंदर हिस्सा रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं। मोहम्मद नवाज की बात करें तो कंसिस्टेंटली वो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बिल्कुल नीचे अंडर द लाइन जाती जा रही हैं। बॉलिंग में बात कर लें, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बैटिंग यूनिट की बात करें, वहाँ पर वो स्टेबिलिटी कराची को नहीं दे पा रहे। तो बहुत से मसाइल हैं। मुझे याद है कि कराची किंग्स ने अपना पूरा का पूरा थिंक टैंक चेंज कर दिया, पूरा का पूरा मैनेजमेंट स्टाफ अपना चेंज किया, नया स्टाफ यहाँ पर लेके आया, लेकिन मसला ये होता है, अगर मैं दूसरी टीम को कंपेयर करूँ कराची किंग्स के साथ, कराची किंग्स कोच को हायर करते हैं 2.5 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। वेरस दूसरी टीम्स की मैं बात करूं, मुल्तान की बात करूं, दूसरी टीमों की बात करूं, वो वर्किंग करते हैं पेपर के ऊपर बैठ के 3-4 महीने पहले करते हैं, क्योंकि उनके पास लोकल कोच वो तगड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं जिनको पता है कि डोमेस्टिक में कौन सा लड़का परफॉर्म करे, इन कंडीशंस में कौन सा लड़का परफॉर्म कर सकता है। तो आपका एक वो प्रॉपर जेलअप स्क्वाड नहीं बनता। अगर आप कोच को कहो ना कि यार 2 हफ्ते के अंदर अंदर आके तू सारी की सारी टीम हमें बना के दे दे, तो ऐसे जेलअप स्क्वाड नहीं बनता। फिर बॉलिंग यूनिट के अंदर सबसे बड़ा उनका मसला चल रहा है। मीर हमजा तो कल मैच में कहता हूँ ऑलमोस्ट बना गया था कराची किंग्स के लिए। उसका जो पहले ओवर्स थे वो डेडली रहे हैं, जिसमें उसने 3 खिलाड़ियों को आउट, 2 खिलाड़ियों को बल्कि पहले आउट किया था, फिर तीसरा बाद में किया। लेकिन फहीम अशरफ राना साहब को माजरत, हम बड़ा उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग और खास करके वो जो छक्का था हसन अली को, पूरा का पूरा मैच पलट गया। अच्छा, वैसे ये भी बताइएगा कि अभी कराची किंग्स का फ्यूचर क्या है? PSL में 6 पॉइंट्स हैं। तो फ्यूचर मैं बताया ना 7, 8, 9 एडिशन है। बार बार यही बात कसम से हमारे ज़हन में आती है, यार आगे जाके फ्यूचर क्या है कराची किंग्स का? जो हालात चल रहे हैं सीजन में फ्यूचर क्या है? अभी बाकी है, आगे क्वालीफाई कर सकते हैं, प्ले फॉर्म में आ जाएगा। तो पॉइंट सिनेरियो बड़ा टफ इस वक्त है कराची किंग्स के लिए, क्योंकि जो आपने रिमेनिंग मैचेस हैं, 2 आई गेस मैचेस आपके बाकी हैं, वो आपने दोनों के दोनों जीतने, लेकिन खाली आपने जीतने नहीं, आपने अपना जो इकोनॉमी रेट है उसको भी तगड़ा करना है वहां पर।
तो वो बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कराची किंग्स के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर कराची किंग्स वो मैच जीता तो कराची किंग्स हम कह सकते थे आज के यार पाकिस्तान सुपर लीग की दौड़ में है। अच्छा वैसे शोएब मलिक की अगर बात करें, सीनियर हैं, तजुर्बाकार प्लेयर हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए अगर इकोनॉमी बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिकली बात करूं तो शोएब मलिक इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो उनकी इकोनॉमी रेट है, लेकिन ऐसा बैट्समैन की बात करें तो एक दो इनिंग्स तो उन्होंने खेल किया, लेकिन ऐसा सीनियर प्लेयर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट जब की बात आती है तो शोएब मलिक का डिक्लाइन आपको नजर आया। और T20 के लिए उनको बड़ा जबरदस्त प्लेयर जाना जाता है। आप कल आपने इमाद वसीम को भी देखा होगा बात करते, जब उन्होंने विकेट ली थी तो उन्होंने कहा कि शोएब मलिक की जो विकेट है वो मुझे पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्पिन को खेलने वाले वो बैट्समैन और तजिया का अपना बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो बड़ा आपको पता आखिर तक मैच को लेके जाते हैं। लेकिन जो बैट पैच है कराची के साथ, मैंने कहा ना आपका ओपनिंग परफॉर्म नहीं करेगा तो सारा का सारा प्रेशर आपके मिड ऑर्डर पे आता है, आपका मिड ऑर्डर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। सिवाय पोलार्ड के मैंने नहीं देखा किसी को मिड ऑर्डर के अंदर स्कोर करते हुए रन्स। तो ये एक कलेक्टिव इशू चल रहा है कराची किंग्स का, कलेक्टिव इशू कराची किंग्स का। वैसे जाते जाते आज के मैच के मुतालिक भी कोई पेशन कोई कर दें, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखें बहुत तगड़ा मैच होगा, आसान मैच नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि ग्लैडिएटर्स हिली है क्योंकि दूसरे नंबर से तीसरे पे आए हैं तो उनको एक झटका लगा है वहां पर। और एक अच्छी चीज होती है जब हम कहते हैं ना कि झटका आपको बीच में लग जाए टूर्नामेंट के, तो आप सोचने पे मजबूर होते हो कि यार गलती कहां पर कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला होगा वो उस्मान तारिक का ना होना, स्पिनर आपको पता है उनके ऊपर बिल्कुल वो नहीं है, वो एक कार्ड था, स्पिन यूनिट उनका ट्रम्प कार्ड था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो वहां पर उनका ना होना तो वो जरूर उनको हर्ट करेगा। लेकिन बहुत तगड़ा मैच होगा। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करूं तो एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आता है। सिर्फ मैं पर्सनली चाहता हूं कि अगर जेसन रॉय परफॉर्म नहीं कर रहे उनको बिठा के विल स्मिथ को खिलाया जाए, और अगर आपके पास नाफे अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपके पास उमर बिन यूसुफ जैसा इतना तगड़ा बैट्समैन बैठा हुआ जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उसने परफॉर्म किया, उसको यहाँ पर चांस दिया जाए। बड़ा मैच है लेकिन चांस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आगे जाके आपको मुश्किलात होंगी जब आप बड़े स्टेजेस में जाएंगे, बड़ा टाइम होगा कि आप दे दें मैच। ओके, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मोहम्मद उवैस, PSL पर तबसरा कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन, थैलेसीमिया एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जिसमें मुब्तला शख्स के जिस्म में खून कम होता है, कम बनता है, और इसको ज़िंदा रहने के लिए तकरीबन हर महीने खून की मुंतकिली ज़रूरी होती है। और हाजरा फाउंडेशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में थैलेसीमिया के खात्मे के लिए काम कर रही है। फाउंडेशन ने एबटाबाद में थैलेसीमिया से जो बच्चे हैं वहाँ उनके लिए एक सेंटर कायम किया है, और जहां थैलेसीमिया के मरीजों की देखभाल भी की जाती है, मुफ्त इलाज किया जाता है। फाउंडेशन के बानी और CEO मेजर जनरल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा थैलेसीमिया से मुताल्लिक कि ये है क्या, कितनी टाइप्स की हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि पाकिस्तान में इस मर्ज की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सुनो टीवी और सुनो पाकिस्तान प्रोग्राम का कि उन्होंने आज मुझे दावत दी और इस नहायत ही अहम मौजू के लिए मैं गुफ्तगू करने के लिए दावत दी। थैलेसीमिया, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक मौरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, और पाकिस्तान में ये एक सीरियस, इसका जो प्रेवेलेंस रेशो है पाकिस्तान में वो एक जो जिन दुनिया में जिन उन चंद ममालिक में पाकिस्तान है जिसमें इसका प्रेवेलेंस रेशो बहुत ज़्यादा है। यानी थैलेसीमिया कैरियर का जो एस्टिमेटेड है वो 5 to 8% तक तकरीबन है, जिसका मतलब ये है कि आज की अगर आबादी का तनासब देखा जाए तो तकरीबन 16 से 17 मिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है वो थैलेसीमिया की कैरियर है, और जिसका उनको पता नहीं है, क्योंकि थैलेसीमिया कैरियर के जो लोग हैं वो एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं और उससे उनको पता नहीं चलता जब तक कि उनकी आपस में शादियां हों, और फिर अगर कुछ बच्चे उनमें से थैलेसीमिया मेजर के जिस तरह आपने पूछा कि पेरेंट्स को इसके कोई मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते? जी, कोई बज़ाहिर इस तरह के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स अपना सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर उनको इस चीज़ की अवेयरनेस है कि ये थैलेसीमिया कोई बीमारी है जिससे उनके खून में जो सुर्ख खुलिये हैं उसकी कमी होगी, हेमोग्लोबिन कम होगा, अगर इस चीज़ की अवेयरनेस होगी तो फिर जो आम बुनियादी टेस्ट होता है एक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट,
जी जी। उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन लेवल अगर वो एक ख़ास उसकी जो एक लिमिट है 12 या 13 उससे कम अगर होगा तो उससे उनको कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये उनको कुछ हेमोग्लोबिन का कोई डिसऑर्डर है, तो फर्दर टेस्ट से वो पता चल सकता है। लेकिन तो इसलिए साहब आजकल हमारा तो भी हर लड़की का जब आप करते हैं, जो आजकल के हालात हैं, वो तो हेमोग्लोबिन कम ही आता है। जी नहीं, वो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो उसका हेमोग्लोबिन कम है तो फिर जाहिर है वो जाएंगे डॉक्टर से मशवरा करेंगे, वो फिर उनकी फर्दर हेमोग्लोबिन की स्टडीज करवाएंगे, जिससे फिर ये पता चलेगा कि क्या ये थैलेसीमिया का कैरियर है कि नहीं। ठीक है जनरल साहब, आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात समझने की लोगों के लिए है कि थैलेसीमिया कैरियर होना बजाते खुद कोई इशू नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया कैरियर का पता ना होना वो एक सीरियस इशू है और कॉम्प्लिकेशंस बाद में क्रिएट की जा सकती हैं उसकी वजह से, अगर दोनों कैरियर्स की शादी हो जाएगी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जनरल साहब, आपका ज़्यादा वक्त फौज में गुजरा है, तो थैलेसीमिया से मुतल्लिक जो एनजीओ भी आप चला रहे हैं, जो इदारा आप चला रहे हैं, इस हवाले से ये आइडिया आपको कैसे आया और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? इस तरह जी कि 1994 में हमारी फैमिली में एक पैदाइश हुई थी जिससे हमें आगाही मिली। जब वो 9 महीने की हुई तो उस बच्ची के बाद हमें पता चला कि ये थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट है। तो जिसकी वजह से हमारी फैमिली में इस चीज़ का अवेयरनेस आ गई। फिर हमने ज़ाहिर है फिर जब भी शादियाँ हों और ये एक्सटेंडेड फैमिली सब ने स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर दी। सही। और उससे लेके अभी 30 साल से मेरा फ़ौजी जो कैरियर रहा, मैं डिफरेंट स्टेशंस पे पोस्टेड रहा और मैं ख़ास तौर पे जो हमारे दूर दराज के बॉर्डर एरियाज़ हैं, अंदरूने सिंध भी, अंदरूने बलूचिस्तान भी, केपी वाला जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी मेरी एम्प्लॉयमेंट रही, तो इन सब एरियाज़ में इसका प्रेवलेंस रेशो है। और चूँकि हमें अवेयरनेस थी तो इसलिए मैं इसमें दिलचस्पी भी रखता था और मैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में या मुख्तलिफ़ थैलेसीमिया सेंटर्स में जाके देखता रहा। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में इस बीमारी की मैनेजमेंट तो हो रही है, एनजीओज़ जो हैं डिफरेंट वो कर रही हैं उनका केयर ट्रीटमेंट, बेशक वो भी कोई इतना मरबूत या मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल हो रहा है। लेकिन जो अलार्मिंग बात थी वो ये थी कि हमारे यहाँ इसकी प्रिवेंशन के लिए और इस डिज़ीज़ के कंट्रोल के लिए कोई खातिर खा काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए इस को आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये बनाई है ये फाउंडेशन, और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें ओवरऑल पूरे मुल्क में। जनरल साहब, इस बीमारी को रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कारकर्दगी की जा रही है, क्या कुछ इस पर इकदाम किए जा रहे हैं और आप लोगों के एनजीओ क्या काम कर रही है? देखिए, इस वक्त मुल्क में तकरीबन 80 to 85 एनजीओ जो हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं और वो सारी की सारी मुख्तलिफ़ शहरों में थैलेसीमिया सेंटर्स जो कि जनरली डे केयर सेंटर्स हैं, उसमें थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन केलेशन की जो उसके एसोसिएटेड मेडिसिन चाहिए और जो ट्रीटमेंट चाहिए उसका वो बंदोबस्त कर रही हैं। इसी तरह सरकारी सतह पे हॉस्पिटल्स में जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के या तहसील के, वहाँ पे भी किसी हद तक इनकी मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए नेशनल गवर्नमेंट्स की सतह पे कोई नेशनल लेवल का प्रोग्राम मौजूद नहीं है। सिर्फ पंजाब में एक पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है जो कि मौजूद है, वो किसी हद तक कुछ काम कर रहा है। तो हमारी एनजीओ का और दीगर एनजीओ के साथ मिल के हमारा यही पर्पज़ है कि गवर्नमेंट को भी किसी वक्त में, आज से चंद साल पहले नेशनल असम्बली में और सिंध असम्बली और केपी असम्बली में एक रेजोल्यूशंस हुए थे कि जी इसका प्रिवेंशन प्रोग्राम और उसके लिए वो कानून साजी की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे वजूहात की वजह से आखिर में अगर आप हमारे प्रोग्राम के तवसत से आवाम को और हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं डेफिनेटली ये पर्पज़ ये है कि हम यही बताना चाह रहे हैं कि एक सीरियस इशू है। प्रिवेलेंस रेशो मैंने थैलेसीमिया कैरियर का आपको बता दिया है। बिल्कुल। थैलेसीमिया मेजर का भी तकरीबन कमोबेश, एग्जैक्ट एस्टिमेट्स तो नहीं है, लेकिन कमोबेश 1,30,000 1,40,000 के करीब थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स हैं। इनका एक सीरियस इकोनॉमिक बर्डन है, इनका साइको सोशल सोसाइटी के ऊपर बर्डन है, जिसका अदराक हमें होना चाहिए और नेशनल लेवल के ऊपर जो एक प्रोग्राम है उसको तरतीब देना चाहिए, जिस तरह दीगर मुल्कों ने। और जिन जगह से इस बीमारी का डिस्कवरी हुई है वहाँ पे अभी उन्होंने 0% इसको कंट्रोल कर लिया। इसका यानी
प्रिवेंशन इज़ वेरी मच पॉसिबल, जो कि हमारे लेवल, हमारे मुल्क में भी उसको तरतीब देना चाहिए। बिल्कुल, हम एहतियात से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और में जैसे मूजी मर से किस तरह बचा जा सकता है, इस हवाले से एहतियाती तदाबीर आपने बताई। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हमारे सेगमेंट कुरान और साइंस की। तो गुज़िश्ता सेगमेंट में सूरह बनी इसराइल के मुताले के दौरान मुसलमानों और यहूद व नसारा में मुमासलत और मुनाफरत पर हमने बात की, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। आरिफ साहब, आगाज़ कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। तो हम सूरह बनी इसराइल को पढ़ते हुए कौम बनी इसराइल को स्टडी कर रहे थे, और हमने ये बताया था कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये वाज़े लिख दिया कि हमने बनी इसराइल पर ये वाजिब कर दिया था कि तुम 2 दफ़ा ज़मीन पर फसाद करोगे और 2 दफ़ा सज़ा दिए जाओगे, यानी कि उनके 2 अरूज होंगे और 2 ज़वाल होंगे। पहला अरूज हमने बताया था कि वो शुरू हुआ और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा हैकल तमीर किया। हम तो इसे मस्जिद ही कहेंगे, लेकिन वो टेंपल कहते हैं, टेंपल ऑफ सुलेमान। उसको फिर नेबुकदनेस्सर ने आके जो है वो तबाह बर्बाद किया। उसके बाद अल्लाह ने फिर उन्हें अरूज दिया, लेकिन वो फिर अपनी शैतानियों में आ गए। उन्होंने किताब को बदला, उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, और अल्लाह ने जब उन पर आखिरी हुज्जत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने उनके ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाए और अपने तई उनको सूली पे चढ़ा दिया। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर एक ज़वाल यानी अजाब मुसल्लत किया, और टाइटस जो रोमन एक जनरल था, उसने 70 ईस्वी में आके जो है ना उनको फिर तबाह बर्बाद कर दिया, और जो सेकंड टेंपल उन्होंने बनाया था वही भी उसने बर्बाद कर दिया। सिर्फ उसकी एक दीवार बाकी रही, जिसको आज भी वेलिंग वाल कहते हैं। वो दीवार उस वक़्त की खड़ी है, इसके अलावा उनका कुछ वहाँ बाकी ना रहा। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर हूबहू वही हालात गुजरेंगे जो बनी इसराइल पर गुजरे, यानी कि मुसलमानों के भी 2 रूज होंगे, 2 ज़वाल होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे नबी हमें बता के गए हैं कि ये रूज और ज़वाल क्या हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं हम इस सफ़र में। तो एक हदीस है, हमें सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्लिम उम्मा के यानी उम्मत मुहम्मदिया के 2 अरूज बताए और 2 ज़वाल बताए। बिल्कुल सेम उसी तरह की कहानी है। पहला अरूज जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत तुम में रहेगी जब तक रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली बादशाहत शुरू हो जाएगी, उसके बाद ग़ुलामाना बादशाहत शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो खिलाफत अला मिनहाजुल नबुवा आएगा। तो पहला दौर हमारा नबूवत का और खिलाफत अला मिनहाजुल नबुवा, ये हमारा अरूज का दौर था, और इतना बड़ा अरूज था कि हमने तकरीबन दुनिया 1/3 वर्ल्ड के ऊपर हमारा पैगाम पहुंचा, और वो हम एक सुपर पावर बन गए। इतनी मजबूत बुनियाद थी इसकी कि इसको गिरते 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 भी 1200 साल लग गए। ये कोई छोटी सल्तनत नहीं थी, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी इज़्ज़त बख्शी कि उस वक़्त तमाम दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो इंटेलिजेंसिया था, वो बगदाद में आना या मुस्लिम स्पेन की तरफ जाना वो फ़ख्र समझते थे। और मज़े की बात बताऊं कि आज भी जब डिग्री ली जाती है तो वो जो गाउन पहना जाता है ना, तो वो गाउन जो है वो हमारी अरबी ड्रेस की निशानी है। उस वक़्त जो सबसे नोबल क्लास थी वो ये गाउन पहना करती थी। तो यूनिवर्सिटीज़ में जब ये डिग्री दी गई, ये हिस्पानिया से शुरू हुआ, मुस्लिम स्पेन से, तो आज भी वो रवायत बाकी है, और वो गाउन जो है वो इस्लाम की एक अज़मत और यादगार की निशानी है जो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में आज भी पहना जाता है। तो इतने हम तलीम में, साइंस में आगे निकल गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर गालिब आएगी, जो तुम्हारा दूसरा दौर होगा वो मुल्कन जबरिया। मुल्कन जबरिया जो है वो ग़ुलाम बादशाहतें थीं, यानी कि कैसे कि हम ग़ुलाम हो गए किनके, दूसरे बादशाहों के। पहला जो मुल्कन आज़म था वो हमारे अपने बादशाह थे, लेकिन वो जालिम थे। लेकिन मुल्कन जबरियम ने ये हुआ कि गैर मुस्लिम बादशाह जो है वो हमारे ऊपर काबज़ हो गए। एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी सबक आमोज़ है। सरकार ने फरमाया कि तुम पर दूसरी कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे कुत्ते खाने पे टूटते हैं। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम उस वक़्त थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत कसीर तादाद में होगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर वहन गालिब आ जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वहन क्या है? तो फरमाया वहन जो है वो ज़िंदगी से मोहब्बत है और मौत से कराहत है।
यानी तुम ज़िंदगी से मोहब्बत करने लगोगे और मौत का खौफ करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हें ज़वाल पजीर कर देगा। आज हमारी वही हालत है। वो कौमें जो कुत्तों की तरह हमारे ऊपर टूट पड़ी, उन्होंने अपनी जिसको कॉलोनियलिज्म हम कहते हैं, कहीं वलंदेजी आ गए, कहीं स्पानवी आ गए, कहीं स्पेंच आ गए, पता नहीं जितनी यूरोपियन अक़वाम थी वो टूट पड़ी हमारे ऊपर और सवाए हजाज के हम गुलाम बना दिए गए। लेकिन फिर वो दौर अब आहिस्ता 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 जो है वो अपने इख्तिताम को बढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं हम ज़वाल में अपनी बाटम को टच करके वापस आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगला दौर जो है वो खिलाफत अला मिनहाजुल नबुवा का है। लेकिन जिस तरह खिलाफत अला मिनहाजुल नबुवा जो है करने से पहले बनी इसराइल को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, हमें भी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और ये सारी कुर्बानियों में हमारा बहुत बड़ा मैच जो पड़ने वाला है वो बनी इसराइल यानी कौम यहूद के साथ ही पड़ने वाला है, बल्कि समझिए पड़ चुका है। तो ये जो सारा कुछ आपके सामने हो रहा है ये सिर्फ वही है कि 2 अरूज और 2 ज़वाल। इसके बाद सूरह बनी इसराइल में जब आगे चलते हैं तो एक बड़ी ही एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी शानदार आयत आती है और बड़ी फसी बलीग आयत है। पता नहीं क्यों आज तक इसके ऊपर जो है हमारे मुफस्सरीन ने तवज्जो क्यों नहीं की। वो आयत ये है कि हमने हर इंसान का तमाम रिकॉर्ड उसकी गर्दन में चिपका दिया है और क़यामत वाले दिन हम उसे निकाल लेंगे और उसे कहेंगे कि ये ले अपनी किताब पढ़ ले। ये वाज़े तौर पे आज के दौर का जो स्टूडेंट है वो ये समझ सकता है कि एक नैनो चिप जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपकी गर्दन में चिपकाई हुई है और वो रिकॉर्ड कर रही है सारा कुछ, जो कुछ आप ज़िंदगी में कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रही है। और अल्लाह जो कहता है कि हम किताब भी की शक्ल में क़यामत वाला दिन अल्लाह वो चिप निकालेंगे, प्रिंटर में डाला जाएगा और प्रिंट लेके आपके हाथ में दे दिया जाएगा कि ये लो ये तुम्हारे करतूत है। वो डॉक्यूमेंटेड रिटन रिकॉर्डेड चीज़ जो इंसान के सामने पेश की जाएगी और इंसान जो है वो फिर उसको जुठला भी नहीं सकेगा, कोई बहाना भी नहीं बना सकेगा। इससे आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में किसी का बोझ किसी पे नहीं डाला जाएगा, हर इंसान अपना बोझ उठाएगा। यानी कि इंसान आज़ाद पैदा किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि इंसान आज़ाद पैदा किया गया है। जिस तरह सूरह दहर में अल्लाह ने कहा कि चाहे तो मुझे मान लो, चाहे तो मेरा इनकार कर दो, मेरे शुक्रगुजार बन जाओ। तो ये चॉइस दी गई इंसान को कि वो आज़ाद पैदा किया है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो अल्लाह को माने या ना माने, इसका हिसाब उससे अल्लाह खुद ले लेगा। लेकिन इस दुनिया में जो कुछ वो कर रहा है उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो इस नैनो चिप के ज़रिए हो रही है, जो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बता दिया कि मैंने हर इंसान के गले में उसका रिकॉर्ड लगा दिया है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक बड़ी शानदार आयत आती है जिस पे हम थोड़ा सा वक्त भी लगाएंगे। वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं किसी कौम को उस वक़्त तक अजाब नहीं देता जब तक बुराइयां उसकी अशराफिया में नहीं फैल जाती। ये बड़ी शानदार आयत है। सोशियोलॉजी में जो सोशल साइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि कुरान ने ये जो कानून बनाया है कि मुआशरे जो तबाह होते हैं वो अमलियात का एक फ़्लो होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कभी भी कोई मुआशरा जो है वो बुराई की नहीं पकड़ता, नीचे से ऊपर की तरफ बुराई नहीं जाती। बुराई हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे आती है। अशराफिया क्या होती है? वो लोग जो खुशहाल होते हैं, जिन पे अल्लाह ताला ने ना सिर्फ दौलत का वसाइल का करम किया होता है बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़हनी सलाहियतों से आला ज़हनी सलाहियतों से भी नवाजा होता है। वो फिर जब किसी गुमराही में फैल जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो वो गुमराही फिर आहिस्ता 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 जो है वो नीचे चलती आती है। आज अगर आप अपनी सोसाइटी पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है ये सारा अशराफिया से आ रहा है। आपके नाइट क्लब, आपके डांसिंग क्लब, ये जो नंगे थिरकते बदन, ये सारे के सारे किसने बनाए हैं? ये अशराफिया ने बनाए हैं, अशराफिया के लिए बनाए हैं। ये लेस्बियनिज़म, ये आपका होमोसेक्सुअलिटी, ये सारे के सारे जो है ये नारे हैं हमारी अशराफिया के। तो जब अशराफिया जो है वो ख़राब होती है तो मुआशरा जो है वो आहिस्ता 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 ख़राब होना शुरू हो जाता है और ये बुराइयां जो है वो एक सैलाब की तरह जो है इस मुआशरे में फैल जाती हैं। आप अपनी सोसाइटी पे गौर करें कि आपकी अशराफिया सबसे पहले जो है वो गुमराह हुई। मुसलमानों का ज़वाल जो है वो अशराफिया से शुरू हुआ और हम यहाँ तक पहुँचे कि हम ग़ुलाम बना लिए गए। ये अशराफिया का जो कानून है ये आज एक मुसल्लम कानून है इमरानियात की साइंस में, और इसे कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया था कि अगर तुम अपने मुआशरे को कायम रखना चाहते हो, उस पर कायम रहना चाहते हो, तो अपनी मुआशरे समझते हो कि आपका मुआशरा जो है वो आला रवायात के ऊपर, अच्छी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर
चलता रहे तो आपको अपनी अशराफिया को पाक साफ रखना पड़ेगा। जब आपकी अशराफिया पल्यूट होगी, आपकी एलीट सोसाइटी जो है पल्यूट होगी, उस वक़्त समझ लें कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तौबा करनी चाहिए इंसान को, और हमें भी आप गौर करना चाहिए। मैं इसलिए कुरान की स्टडी पे गौर करने के लिए कहता हूँ कि कुरान, यकीन करें, दम दरूद की किताब नहीं है। इसने देखें, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है कि वो एक चिप लगा दी गई है, और एक जो है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है कि इंसान का मुआशरा कैसे तबाह होता है। आप बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स ने कितने साल मेहनत करके, सदियों की मेहनत के बाद ये कानून डराइव किया कि मुआशरा कैसे तबाह होता है। तो कुरान ने ये बता दिया था 1400 साल पहले कि मुआशरा कैसे तबाह होता है। तो कुरान पढ़ेंगे, हमारी नौजवान नस्ल कुरान पढ़ेगी, हमारी साल्वेशन जो है, देखिए आप किसी क्लब की मेंबरशिप जब तक नहीं लेते, आप पर कोई कानून नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, मैं जिम खाना का मेंबर नहीं हूँ तो मेरे पे कोई कानून, लेकिन अगर मैं जिम खाना का मेंबर हूँ तो फिर मुझे ड्रेस कोड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप कलमा ना पढ़ें, आप अल्लाह को ना माने, तो आप पे कोई कानून नहीं लगता। अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, जब तुम मेरे पास वापस आओगे मैं तुम्हें देख लूँगा। जब तक आप कुरान से चपके रहेंगे और चपके रहे आप, अल्लाह आपको तरक्की देता रहा। आपके साथ हुआ क्या, जो इकबाल ने बड़े मुख्तसर से अल्फाज में बयान कर दिया कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हजाज़ो यमन से निकाल दो, और ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह बदन इसके, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सलाम आरिफ साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत ये नशिस्त रही। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।